एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज ऑनेस्टी। तो आज का हमारा टॉपिक है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, जिसे हम बोलते हैं MAS। M स्टैंड्स फॉर मेकोनियम, A स्टैंड्स फॉर एस्पिरेशन एंड S स्टैंड्स फॉर सिंड्रोम। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेकोनियम का मीनिंग क्या है। देखो, मेकोनियम हम बोलते हैं जो न्यू बोर्न होता है, न्यूनेट, जो फर्स्ट स्टूल पास करता है, उसे हम बोलते हैं मेकोनियम। मेकोनियम रिफर्स टू first stool passed by neonate या फिर न्यूबॉर्न इन्फेंट। न्यूबॉर्न इन्फेंट जो फर्स्ट स्टूल पास करता है उसे हम बोल रहे हैं मेकोनियम। नेक्स्ट वर्ड है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन मीन्स ब्रीदिंग के साथ ही कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस को एस्पिरेट कर लेना, और वो जो फॉरेन सब्सटेंस जो एस्पिरेट होंगे वो एयरवेज को जाके ब्लॉक कर देंगे, एयरवेज की ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट है सिंड्रोम। सिंड्रोम मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स। तो देखिए MAS का मीनिंग क्या होगा। MAS means meconium aspiration syndrome refers to breathing problems that may have present when the baby is born. देखो, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, देखो टर्म प्रेगनेंसी होती है 37 वीक्स की। अगर हम टर्म प्रेगनेंसी की बात करें तो टोटल वीक्स कितनी होती है 37 वीक्स पे अगर डिलीवरी हो जाती है तो उसे हम टर्म प्रेगनेंसी मानते हैं। और अगर इससे एक्सीड हो जाए 37 वीक्स से 42 वीक्स तक एक्सीड हो जाए, अगर गेस्टेशनल टाइम जो है, गेस्टेशनल एज जो है, गेस्टेशनल पीरियड अगर 37 से एक्सीड होकर 40 या 42 हो जाए तो उसे हम पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में इंक्लूड करते हैं। तो पोस्ट टर्म के केस में जो है MAS होने के चांसेस 80% रहते हैं। 80% इस 80% चांसेस होते हैं कि पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में क्या हो, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम प्रेजेंट हो। तो नॉर्मली क्या होता है, मेकोनियम जो है अगर 37 वीक्स पे बेबी डिलीवर हो गया है तो क्या होगा, फर्स्ट जो स्टूल पास करेगा, जो न्यूबॉर्न न्यूनेट जो फर्स्ट स्टूल पास करेगा उसे हम बोलते हैं मेकोनियम। बट अगर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है, स्टूल अगर मेकोनियम जो है वो यूट्रस में ही पास कर दिया है बेबी ने, एमनियोटिक फ्लूइड में, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, मेकोनियम क्या हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट रहेगा, जिसे क्या करेगा, न्यूनेट एस्पिरेट कर लेता है। एस्पिरेट करना मैंने अभी आपको बताया क्या होगा, एस्पिरेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया। ऐसे कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस जो कि एयरवेज में चले जाते हैं, जब बेबी उसे एस्पिरेट कर लेगा एमनियोटिक फ्लूइड में तो क्या होगा, एयरवेज की ब्लॉकेज हो सकती है। अगर एयरवेज की ब्लॉकेज होगी तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आएंगी। तो देखो, MAS refers to breathing problems that may have present when the baby is born। तो मैंने आपको बताया जब बेबी बोर्न होगा उस टाइम पे प्रॉब्लम प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में आ गई है 42 वीक्स। इस केस में MAS प्रेजेंट रहता है। न्यूनेट का बर्थ होता है तब क्या होगा, बेबी ने एस्पिरेट कर लिया होगा फॉरेन सब्सटेंस, और फॉरेन सब्सटेंस क्या है इसमें, मेकोनियम, जिसकी वजह से क्या होगा, एयरवेज जो है ब्लॉक हो जाएंगे और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स अराइज होंगी। ओके, अब हम कॉजेस की बात करते हैं। देखिए, अब हम कॉजेस देख रहे हैं तो फर्स्ट एंड मेजर कॉज है स्ट्रेस ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। देखो, स्ट्रेस कब प्रेजेंट होता है, बेबी जो है अंडर स्ट्रेस कब होता है, बेबी नहीं, यहाँ हम फीटस बोल सकते हैं। तो देखो, इसमें फीटस अंडर स्ट्रेस कब होगा। देखो, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसे टर्म पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होती, एंड कुछ गाइनीज क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने के लिए उन्हें ड्रग्स प्रोवाइड कराती हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन, सिंटोसिन, तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज कर देते हैं।
मीन्स अगर कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ही लाइट है तो वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्शंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो उस केस में क्या होता है, बेबी को क्या होगा, स्ट्रेस होगा। तो इस केस में भी मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और स्ट्रेस दूसरा भी एक कारण है जिससे स्ट्रेस हो सकता है, तो वो है प्रॉब्लम्स इन प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। तो देखो प्लेसेंटा में भी कुछ अबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट होती हैं अगर आपने स्टडी किया हो गायनेकोलॉजी में, और अम्बिलिकल कॉर्ड में भी प्रॉब्लम्स प्रेजेंट होती हैं। देखो अम्बिलिकल कॉर्ड में किस तरीके की प्रॉब्लम्स प्रेजेंट हो सकती है, जैसे शॉर्ट कॉर्ड, या तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसका साइज बहुत ही छोटा है, या फिर लॉन्ग कॉर्ड होगी तो क्या होगा, जो इस लूप अराउंड द नेक इज प्रेजेंट। अब जो लूप होगा मीन्स जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो फीटस के नेक को कवर कर लेगी, तो उसमें भी मैकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के चांसेस रहते हैं क्योंकि स्ट्रेस प्रेजेंट हो जाता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट कॉज जो है एजिंग ऑफ द प्लेसेंटा। देखो एजिंग ऑफ द प्लेसेंटा का क्या मतलब है, देखो नॉर्मली प्लेसेंटा की अगर हम एज की बात करें, मीन्स टर्म प्रेगनेंसी में 37 वीक्स मैंने आपको बताया, तो इसमें वही पोस्ट प्रेगनेंसी वाली बात आ गई। जैसे अगर प्रेगनेंसी जो है वो एक्सीड कर जाएगी 37 वीक से 42 वीक्स पे हो गई, तो प्लेसेंटा की भी एजिंग हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा मेन कोज है एजिंग ऑफ प्लेसेंटा। ओके, नेक्स्ट कोज है डिक्रीज्ड ऑक्सीजन टू इन्फेंट वाइल इन द यूट्रस। फीटस है, ऑक्सीजन जो है उसे लेस अमाउंट में प्रोवाइड होगी जब वो यूट्रस में है। तो देखो ये भी कब प्रेजेंट होगा, जब पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है, या फिर या तो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में ऐसा हो सकता है, या फिर जैसे हमने किया अम्बिलिकल कॉर्ड की अबनॉर्मलिटीज होती हैं जैसे लॉन्ग कॉर्ड। तो लॉन्ग कॉर्ड वाले केस में भी क्या हो सकता है, डिक्रीज O2 टू इन्फेंट वाइल इन द यूट्रस। ओके, नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज इन प्रेग्नेंट मदर। अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो डायबिटिक है या फिर उसे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में, अराइज होगा मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। तो आपने कुछ प्रॉब्लम्स की होंगी जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, ब्लड प्रेशर की कंडीशन अराइज हो जाती है, बट वो प्रेगनेंसी में ही होती है। कुछ वुमेन को प्रेगनेंसी से पहले भी रहती है, बट कुछ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही स्टार्ट होती है कंडीशन। तो ऐसी दो मेजर कंडीशंस है जो कि हाई बीपी रहता है प्रेगनेंसी में, तो है प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया में तो ब्लड प्रेशर जो है हाई रहता है, और एक्लेम्सिया में ब्लड प्रेशर के साथ साथ कन्वर्जन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी दो कंडीशंस हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डिफिकल्ट एंड लॉन्ग लेबर। तो कॉजेज हम कर रहे हैं, तो डिफिकल्ट एंड लॉन्ग लेबर, लास्ट कॉज है हमारा डिफिकल्ट एंड लॉन्ग लेबर। तो डिलीवरी के टाइम पे, लेबर के टाइम पे डिफिकल्टी क्यों आएगी, देखिए या तो हो सकता है शोल्डर डिस्टोसिया प्रेजेंट है। शोल्डर डिस्टोसिया क्या होता है, मीन्स जब फीटस का बर्थ होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, फर्स्टली शोल्डर अगर डिलीवर हो उस कंडीशन में हम बोलते हैं उसे शोल्डर डिस्टोसिया। तो उसमें भी डिफिकल्ट हो जाती है लेबर। और लॉन्ग लेबर, कुछ केसेस में क्या होता है लॉन्ग लेबर क्यों हो रही है, या तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसे कॉन्ट्रैक्शंस ही बहुत ही लाइट आ रही हैं, तो उस केस में भी गायनी क्या करती है, ऑक्सीटोसिन सिंटोसिन जो कि यूट्राइन कंट्रैक्शंस को इंक्रीज कर देते हैं, ये ड्रग्स प्रोवाइड करती है। तो आप ये मान सकते हो ये किस तरीके की साइकिल चलती है। देखो अगर लॉन्ग लेबर प्रेजेंट है, इट मीन्स की कंट्रैक्शंस लाइट है, और कंट्रैक्शंस लाइट है तो उन्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम यूट्राइन कंट्रैक्शंस को इंक्रीज करने के लिए ड्रग्स प्रोवाइड कराएंगे, और जैसे ही वो ड्रग्स प्रोवाइड कराएंगे तो प्रॉब्लम अराइज हो सकती है मे बी मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। ये मान सकते हो कि अगर इसकी कॉजेस की बात करें तो मेजर जो कॉज है वो है स्ट्रेस, मेजर कॉज है स्ट्रेस। और जितने मैंने आपको ये 4 कॉजेज और करवाए हैं, इन्हें आप रिस्क फैक्टर्स बोल सकते हो, रिस्क फैक्टर्स। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स एंड कॉजेज हैं इसके मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। मोस्ट केसेस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस जो बेबीज हैं वो जो मेकोनियम पास करते हैं यूट्रस में, मींस एमनियोटिक फ्लूइड में, एस्पिरेट नहीं करते हैं लंग्स में, उस फ्लूइड को, मेकोनियम वाले फ्लूइड को, एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पिरेट नहीं करते,
बट कुछ केसेस में क्या होता है, जो बेबीज होते हैं वो एस्पिरेट कर जाते हैं, मींस उनके एयरवेज तक भी वो एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें मेकोनियम मिक्स्ड है वो पहुंच जाता है। तो उस केस में कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो शो होंगे, तो वो देखिए, बेबीज हु ब्रीथ इन दिस फ्लूइड में हैव सिम्टम्स लाइक साइनोसिस। तो जैसे ही उनका बर्थ होगा वो बोर्न होंगे तो साइनोसिस, तो उनकी जो स्किन है वो आपको कैसे दिखाई देगी, ब्लूइश, ब्लू कलर की। साइनोसिस मीन्स ब्लूइश डिस्कलरेशन। ओके, और नेक्स्ट है वर्किंग हार्ड टू ब्रीथ। उन्हें ब्रीदिंग डिफिकल्टी आएगी क्योंकि एयरवेज जो है वो ब्लॉक हो चुके हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो देखो, या तो होगा वर्किंग हार्ड टू ब्रीथ, उन्हें बहुत ही उन्हें डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, या फिर नो ब्रीदिंग। ओके, तो अब हम देखते हैं डायग्नोज किस तरीके से करेंगे। डायग्नोसिस देखते हैं कि कैसे पहचान सकते हैं कि MAS प्रेजेंट है। तो फर्स्ट है फीटल हार्ट रेट या फिर फीटल हार्ट साउंड्स। तो जब हम फीटल हार्ट रेट को चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा। और ये हम बिफोर डिलीवरी चेक करेंगे, क्या मिलेगा हमें, डिक्रीज। अगर फीटल हार्ट रेट डिक्रीज है और पोस्टर्म प्रेगनेंसी है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि MAS प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन भी हम कंडक्ट करते हैं। आपको पता है कुछ टेक्निक्स होती है फिजिकल एग्जामिनेशन की, जैसे इंस्पेक्शन, परकशन, आस्कल्टेशन। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, इंस्पेक्शन। देखो, जब हमने फीटल हार्ट रेट को चेक किया तो ये तो था बिफोर डिलीवरी, जब फीटस यूट्रस में था। बट जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं वो कब करेंगे, एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब न्यूनेट का बर्थ हो चुका है उस टाइम पे हम फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। कुछ स्पेशल हेल्थ केयर टीम प्रेजेंट होती है जब ऐसी कुछ सिचुएशन आती है, जब कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है तो हेल्थ टीम प्रेजेंट रहती है जो कि अपगार स्कोर भी चेक करती है इन्फेंट का, और क्या करती है, इंस्पेक्शन। ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम इंस्पेक्शन करेंगे और हम एस्कल्टेशन भी करेंगे। जैसे हमने किया एस्पिरेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि जो फीटस है वो एस्पिरेट कर जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें मेकोनियम प्रेजेंट है, फर्स्ट स्टूल जो है, तो एयरवेज को ब्लॉक कर सकता है वो। इस दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, अस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन के बाद क्या करते हैं, अस्कल्टेशन। और अस्कल्टेशन करेंगे स्टेथोस्कोप की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। और अस्कल्टेशन जब करेंगे ना तो क्रैकी साउंड्स हमें प्रेजेंट मिलेंगी। किस तरीके की साउंड्स, क्रैकी साउंड्स। तो उससे हम इजीली डायग्नोज कर सकते हैं कि MAS प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट है अपगार स्कोर। अगर आपको अपगार स्कोर नहीं पता, अगर आपको अपगार स्कोर का टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपगार स्कोर पे एक वीडियो बनाई हुई है। तो देखो, A stands for appearance, P stands for pulse, G stands for grimacing, A stands for activity and R stands for respiration। तो अपगार स्कोरिंग में हम 10 में से मार्क्स देते हैं, किसको, न्यूनेट को। अपगार स्कोरिंग हम एट द टाइम ऑफ बर्थ लेते हैं। ओके, इससे ब्लड गैस एनालिसिस। तो ब्लड गैस को जब हम एनालाइज करेंगे तो उससे हमें क्या शो होगा, क्या रिवील होगा उससे। अगर MAS प्रेजेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल रहेगा हाई और ऑक्सीजन का लेवल रहेगा लो। और क्या रहेगा, जो ब्लड का pH होता है वो भी लो रहेगा, लो ब्लड pH। लो ब्लड pH मीन्स जो ब्लड का pH होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। अगर नॉर्मल होता तो बेसिक नेचर होता, बट अब लो ब्लड pH है तो एसिडिक नेचर होगा उसका। ब्लड के pH का नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर। ओके, नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे से हमें क्या रिवील होगा, कुछ पैची एरियाज हमें शो होंगे
न्यूबॉर्न के न्यूनेट के लंग्स में कुछ पैची एरियाज शो होंगे। इट मीन्स कि MAS प्रेजेंट है। क्या रिवील करेगा चेस्ट एक्सरे? पैची एरियाज इन द लंग्स। ओके, तो हमने मीनिंग किया। आफ्टर दैट हमने कुछ कॉजेस किए, हमने रिस्क फैक्टर्स किए, हमने कुछ सिम्टम्स किए, और अब हमने किया डायग्नोस। और नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट। कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ MAS। तो देखो क्या होता है नॉर्मली। अब हमें पता भी चल चुका है, हमने डायग्नोस भी कर लिया है, हमें कुछ मेकोनियम के ट्रेसेस भी प्रेजेंट मिले हैं, इन्फेंट पे भी मिल सकते हैं और एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट मिल सकते हैं। तो हमें पता तो चल ही गया है कि MAS प्रेजेंट है। अब हम क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे? देखो नॉर्मली क्या होता है, मैंने आपको 2 केसेस बताए थे। कुछ केसेस में क्या होता है, बेबी ने एस्पिरेट कर लिया होता है मेकोनियम जिसमें प्रेजेंट है एमनियोटिक फ्लूइड, बट मोस्ट केसेस में बेबीज नहीं भी करते हैं एस्पिरेट, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर मेकोनियम बेबी ने एस्पिरेट कर लिया है तो क्या होगा, जो न्यूनेट होगा वो क्राई नहीं करेगा और एक्टिव भी नहीं होगा, और अगर नहीं एस्पिरेट किया है तो नॉर्मल क्राई करेगा, एक्टिव भी रहेगा। अगर वो नॉर्मल है, उसकी सिचुएशन नॉर्मल है, तो हम कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। बट अगर एस्पिरेट कर लिया है मेकोनियम को, जो कि एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट है इन्फेंट ने, न्यूनेट ने, तो क्या होता है, टीम क्या करेगी, जो स्पेशल केयर टीम वहां प्रेजेंट है। फर्स्ट तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन से ही हमें दिख जाएगा, इंस्पेक्शन जब हम करेंगे तो ट्रेसेस प्रेजेंट होंगे मेकोनियम के। टीम क्या करेगी, टीम विल वार्म एंड मेंटेन द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ इन्फेंट। को वार्म करना है, नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करना है। नेक्स्ट है यूज फेस मास्क। देखो अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बेबी क्राई भी नहीं कर रहा है, एयरवेज, इट मीन्स जो एयरवेज है वो ब्लॉक है, तो क्या यूज करेंगे, फेस मास्क यूज करेंगे, जो कि जिससे बैग अटैच होता है, ऑक्सीजन बैग अटैच होता है, वो फेस मास्क हम अप्लाई कर देंगे इन्फेंट पे, और उससे क्या होगा, जो लंग्स होंगे उसे हम इन्फ्लेट कर पाएंगे। देखिए नॉर्मल क्या होता है, जब बेबी यूट्राइन एनवायरमेंट में होता है ना, इंट्रा यूट्राइन एनवायरमेंट में होता है, तब क्या होता है, जो लंग्स होते हैं वो कोलैप्स होते हैं। बट एट द टाइम ऑफ बर्थ जब न्यूनेट फर्स्ट क्राई करता है तो लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं। बट इस केस में मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के केस में क्या है, एयरवेज ब्लॉक है, तो लंग्स इन्फ्लेट नहीं हुए हैं, तो नॉर्मल रेस्पिरेशन स्टार्ट कैसे होगा, नॉर्मल रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा। तो इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, फेस मास्क जो कि बैग से अटैच है ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए, और ये हम लंग्स को इन्फ्लेट करने के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हमें फेस मास्क प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट स्टेप, टीम विल प्लेस इन्फेंट इन द NICU वार्ड। NICU वार्ड मीन्स वार्ड, NICU की फुल फॉर्म क्या है, न्यूनेट इंटेंसिव केयर यूनिट। आपने देखा होगा ना हॉस्पिटल्स में NICU वार्ड बना होता है, तो वो स्पेशली न्यूनेट्स के लिए ही होता है, न्यूनेट्स की केयर के लिए। तो वहां हम एक्स्ट्रा वेंटिलेटरी सपोर्ट भी प्रोवाइड करा सकते हैं इस कंडीशन में, और कुछ एंटीबायोटिक्स हम प्रोवाइड कराएंगे। ओके, तो ये तो था ट्रीटमेंट। आज हमने किया मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। अगर आपको आज का वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।